आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में विधायक के बेटे की चालान भी। प्रयागराज महाकुंभ में रामलला के भी दर्शन हो रहे हैं। दरअसल वहां अयोध्या के राम मंदिर का रेप्लिका तैयार किया गया है। इसमें रामलला की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। रामलला की प्रतिमा भी बिल्कुल अयोध्या के मंदिर जैसी ही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 में परेड मैदान के पास बनी इस रेप्लिका का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। यहाँ आप भी 50 रुपए का टिकट लेकर दर्शन कर सकते हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमुन बृष्ट झरिलाई, राम कहा सेवक कन बुलाई, प्रथम सकन आवन वो जाई। रामचरितमानस और रामायण की ये पंक्तियां बताने के लिए काफी हैं। ये वैभव और ये सुंदरता इस मंदिर की, जिसे आप जब देखेंगे तो शायद ही अपनी नजरें फेर पाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस का चालान काट दिया गया। दरअसल आरोप है कि जिस बाइक को अनस चला रहा था उसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था, यानी इसके साइलेंसर में बदलाव किया गया था ताकि तेज आवाज हो। इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जो वायरल हो गया। इसी वीडियो में अनस अपने पिता अमानतुल्लाह से ये भी कहता सुनाई दिया कि आम आदमी पार्टी के झंडे की वजह से बाइक को रोका गया। गाड़ी रुकवाते हैं, सीधा यही वर्डिंग था। अभी भी आप अपना लाइसेंस वगैरह देते हो तो ठीक है, मैं चालान करके छोड़ दूंगा इसको। हाँ भैया अनास, अभी भी अगर अपना लाइसेंस दिखाते हो मैं चालान करके छोड़ दूंगा, ना तो बाइक जमा करूंगा, चालान भी करूंगा। चलो तो आ जाओ थाने में आ जाओ। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का भजन गाने का एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल वो कटरा में आश्रम में हो रहे कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जब वहां कलाकार वैष्णो माता के भजन गा रहे थे तो फारूक अब्दुल्ला ने भी माता का भजन गाया। राजस्थान के बूंदी में एक शादी समारोह के दौरान दहेज प्रथा के खिलाफ बड़ा संदेश दिया गया। दरअसल दूल्हे नरेंद्र सिंह के पिता शिवराज सिंह हाड़ा ने शादी में मिल रही 5,11,000 रुपए की रकम दुल्हन कुसुम कंवर के पिता को वापस लौटा दी। इस मामले की वहां काफी चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह खुद पुलिस विभाग में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ये पैसे न लेकर दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को भी प्रेरित किया। यूपी के सहारनपुर में महाकुंभ थीम पर एक लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी आयोजित की गई। यूपी के स्थापना दिवस पर यह आयोजन हुआ। इसमें 2,500 से ज्यादा पेंटिंग प्रदर्शनी में लगाई गई। इस प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और अपनी कल्पना शक्ति से महाकुंभ के दृश्य प्रस्तुत किए। वहीं इस मौके पर शानदार पेंटिंग बनाने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर 33 सालों से चल रहे फिजी कोचिंग सेंटर्स के बंद होने से जुड़ी है। IIT JEE की कोचिंग देने वाली संस्था फिजी के कई कोचिंग सेंटर अचानक से बंद हो गए। इसकी वजह से हजारों छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले ही कोचिंग सेंटर बंद हो गए। इसकी वजह से अभिभावकों ने नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी में हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि फिजी ने छात्रों से बड़ी रकम वसूल की थी, लेकिन अब वे अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में देख रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि फिजी जैसे धोखेबाज संस्थानों के खिलाफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
खबर ये है कि सारे के सारे सेंटर्स आकाश में, सारे फैकल्टी चले गए आकाश में, इंक्लूडिंग संजीव झा। तो हाँ, सारे चले गए इंटरनली। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो जमीन बेच के भी फीस पे किया, बिकॉज इनकी बहुत हेफ्टी फीस होती है। फिटजी नोएडा सेंटर का दूसरे कोचिंग जो 2 लाख में कराते हैं, ये 4-4.5 लाख लेते हैं उसी चीज का। 1500 करोड़ का नेटवर्थ दिखता है, गूगल करते हैं तो सीएमडी का, तो वो 1500 करोड़ कहाँ गया? हमने सारे पेरेंट्स ने 90-95% फीस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बच्चों के अनुसार 40% के आसपास कोर्स हो चुका है। तो हमारे पेरेंट्स का डिमांड है कि 60% जो कोर्स बचा हुआ है, या तो यही सेंटर वापस चालू किया जाए या 60% पैसा रिफंड किया जाए। नोएडा और गाजियाबाद में फिटजी कोचिंग सेंटर में हाल ही में कई शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने संस्थान को अलविदा कह दिया। इसके बाद से छात्रों और अभिभावकों के बीच नाराजगी बढ़ गई। फिटजी के नोएडा के सेक्टर 62 और गाजियाबाद कोचिंग सेंटर्स के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिटजी कोचिंग सेंटर्स बंद होने वाले हैं। सेंटर पर ताला पड़ चुका है और पेरेंट्स अब इसके बाहर अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, हाथों में कागज लेकर घूम रहे हैं कि कहीं कोई देख ले, सुन ले कि आखिर उनके ऊपर इस समय कैसे मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश है। मेरी जी, कैसा कागज है आपके हाथ में? ये मैंने फिर जी मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया था, अपनी डॉटर का। उसका एनरोलमेंट लेटर है ये, और पेमेंट का शेड्यूल है, जो पैसे हमने जमा किया है उसका शेड्यूल है ये। तो कितनी फीस थी, कितना जमा किया आपने, कितना? 20,000 रुपये की फीस थी 2 साल। 4,20,000 रुपये की फीस थी 2 साल की। हाँ, 60% स्कॉलरशिप के बाद में। अच्छा, हाँ। तो कितनी जमा कर दी आपने? जमा हमने कर दिया है 3,81,000 में जमा कर दिया हमने। देखिए, 4,20,000 टोटल फीस थी और 3,81,000 इन्होंने जमा कर दिया है। तो कब आपने एडमिशन करवाया था, कितनी फीस भरी थी? हमने अप्रैल 2024 में एडमिशन कराया था 11th में। मेरा बेटा जब 10th का बोर्ड दिया था उसके बाद ही यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू हुई थी ऑलमोस्ट 14th अप्रैल से, और हमने 2.5 लाख दिया है। आपकी बेटी को किसी और जगह क्लास में उन्होंने मर्ज किया है, किसी और इंस्टीट्यूट में उसको क्लासेस मिल रही नहीं मिल रही है? उन्होंने ऑफर किया है आकाश के थ्रू कि आप सेम फैकल्टी रहेगी, सेम सारे स्टाफ रहेंगे, आप आकाश में आकर क्लासेस कर सकते हो। हालांकि अभी तक वो गई नहीं है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो आप भेजेंगे वहाँ पे? मतलब इस ऑप्शन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप कुछ और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं? देखिए, हमारे पास मेरी बेटी ऑलरेडी 11 में है, 12th में जा रही है, 1 साल से वो पढ़ रही है, उसकी कंटिन्यूटी का इशू है। तो मेरे लिए तो मेन जो मसला है, इम्पोर्टेंस है कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नोएडा और गाजियाबाद के फिटजी यानी फोरम फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर्स के बाहर की हैं। अभिभावकों का आरोप है कि फिटजी ने छात्रों से 2 साल की फीस पहले ही ले ली थी, लेकिन अब संस्थान बंद करने की गुपचुप तरीके से प्लान चल रहा है। आरोप तो ये भी है कि शिक्षकों को उनकी सैलरी नहीं दी गई है, इसलिए कई शिक्षक संस्थान छोड़कर दूसरे कोचिंग सेंटर में जा चुके हैं या अपनी खुद की कोचिंग शुरू कर चुके हैं, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। अभिभावकों की शिकायत पर अब फिटजी मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्हें विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। अभिभावकों का आरोप है कि फिटजी ने छात्रों से बड़ी रकम वसूल की थी, लेकिन अब उनको बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि या तो उनकी फीस वापस की जाए या फिर कोर्स को पूरा कराया जाए। मेरा बच्चा जो अभी 11th में है, और हमने जब एडमिशन लिया था ये सोच के लिया था कि 11th 12th कंप्लीट करा के जेईई यहीं से कराएंगे, तो हमसे सारा फीस एडवांस में लिया गया था और विद इन 2 months ऑल द पीडीसीज वे क्लियर्ड। सो सारा पीडीसी ले लिया गया हमसे। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी 11th का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और अभी एक चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स बचा है। तो अभी अगर दूसरी जगह भी एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कराएंगे। सो माई पॉइंट इज कि अगर बच्चा 11th का ही नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वो जेईई देने लायक बचेगा कि नहीं। भविष्य के तमाम सपने संजोए हजारों छात्र फिटजी पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए का भुगतान किया, मगर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ धोखा हो जाएगा। दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट को अचानक से कई टीचर्स और प्रशासनिक स्टाफ ने छोड़ दिया है। इसी के चलते छात्र और उनके अभिभावकों में नाराजगी का माहौल है।
मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बहुत टेंशन में थे। हम लोगों ने, मेरी बेटी अभी अप्रैल में उसका सेशन शुरू होगा, उसके पहले ही हमने 4 लाख रुपए दे दिया है। हम लोग इतने परेशान थे। मेरी बिटिया मेरे से बोलती, पापा आप लोग परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी, आप लोग पैसे की टेंशन मत लो। सर, इतना होनहार बच्चा अगर इस तरीके से कर रहा है और अपना भविष्य सिर्फ अपने पेरेंट्स को परेशान होकर के छोड़ रहा है, तो आप इस देश का भविष्य समझ सकते हैं कि कहां पे जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो मुझे गुस्सा आ रही है प्रशासन के ऊपर आ रही है। कम से कम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए का घोटाला है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, उनकी नजर में ये कुछ हुआ ही नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक कहां हैं, सेंटर कब खुलेगा, इसकी कोई जानकारी पेरेंट्स को नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि कोचिंग वाले किसी से बात भी नहीं कर रहे, जिसके बाद स्टूडेंट और अभिभावक पुलिस के शरण में हैं। उनका कहना है कि उनकी लाखों रुपए फीस तो गई ही, साथ ही बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इस भरोसे पर हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा उसका प्रिपरेशन होगा, और हमने एक्चुअली 2023 जून में उसका एडमिशन कराया था और हमने करीब 4 लाख रुपए एडवांस फीस दिया है 4 साल के कोर्स के लिए, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th। अब कल इन्होंने एकाएक मैसेज हमें भेजा, इट इज़ नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनके ऑपरेशंस के जो लोग थे उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया है और आप लोग अपने बच्चों को आकाश में आइए लेकर के, हम वहाँ पढ़ाएंगे। इस मामले की शिकायत गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन से की गई। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर से थाना सेक्टर 58 और गाजियाबाद के कविनगर थाने में फिरजी के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज एफआईआर में फिरजी के प्रबंधकों दिनेश गोयल, मनीष आनंद, राजीव बब्बर और आशीष गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक कोचिंग सेंटर है फिरजी करके D67 RDC राजनगर थाना कविनगर में, और इसमें काफी बच्चे कोचिंग लेते हैं। तो इसमें कुछ बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत की थी जिलाधिकारी और जो डीओस है उनके यहाँ, कि इन्होंने पूरी फी ले रखी है, पूरे साल भर की फी ले रखी है, लेकिन इनके टीचर्स आ नहीं रहे हैं पढ़ाने, और इनका जो मैनेजमेंट है टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहा है। तो ये लोग भागने के चक्कर में इस पे तत्काल जो यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक है उन्होंने इसमें जांच की और उन्होंने एक तहरीर दी थाना कविनगर पे, जिसमें उस फिरजी के जो 4 लोग संचालक हैं उनके खिलाफ एक अभियोग थाना कविनगर में दर्ज किया गया है। बच्चे परेशान हैं कि उनकी तैयारी अधर में लटक गई और पेरेंट्स परेशान हैं कि उनके बच्चों का भविष्य और मेहनत की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए फंस गए। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि फिरजी के कहां के सेंटर्स बंद होने के दावे किए जा रहे हैं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी के अलावा देश के अलग अलग शहरों में अचानक फिरजी के सेंटर्स पर ताले लग गए हैं। JEE मेन 2025 के सेशन फर्स्ट के एग्जाम 22 से 30 जनवरी के बीच हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर बंद होने से छात्रों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। आरोप तो ये भी है कि कुछ जगहों पर रातों रात सेंटर बंद कर दिए गए। जब सुबह छात्र कोचिंग के लिए पहुंचे तब पता चला कि सेंटर बंद हो गए। फिरजी के जो CMD जो भागे हुए हैं, कुछ लोग इट्स र्यूमर और मे बी ग्रेव पॉइंट ऑल्सो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका में घूम रहे हैं भाई साहब। तो मुझे सरकार से प्रधानमंत्री से PMO से ये रिक्वेस्ट है, DM कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस टाइप के जो उत्तर प्रदेश CM से भी, योगी जी से भी रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी लोग भागे हुए हैं उन भगोड़ों को वापस इंडिया लाया जाए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि फिरजी किस तरह की क्लासेस चलाता है और उन प्रोग्राम्स के लिए कितनी फीस वसूलता है। वैसे तो फिरजी के कई प्रोग्राम हैं जिनमें क्लासरूम प्रोग्राम, ई-स्कूल प्रोग्राम और एकीकृत स्कूल कार्यक्रम शामिल हैं, और इन प्रोग्राम्स के लिए फिरजी 2 से 4 लाख रुपए फीस वसूलता है। इसके अलावा सुप्रीम 4 वर्षीय एकीकृत स्कूल कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम कक्षा 9 से शुरू होता है। उन्नत 10वीं 3 वर्षीय कार्यक्रम कक्षा 10 से शुरू होता है। रैंकर्स स्टडी मटेरियल ये कार्यक्रम कक्षा 11 के लिए है। विस्तारित कक्षा 12वीं उत्तीर्ण ये 12वीं और 12वीं पास के लिए है। जाहिर है फिरजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ताले लगने से हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। ऐसे में जरूरी है कि फिरजी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आए और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी ऐसे धोखेबाज संस्थानों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गाजियाबाद से भूपेंद्र चौधरी के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में लागू होगी शराबबंदी। पहले चरण में उज्जैन, चित्रकूट और ओंकारेश्वर शामिल। स्थायी रूप से बंद होंगी दुकानें। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वक्फ बोर्ड जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ, जिसके आरोप में विपक्ष के 10 सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इनमें असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत दूसरे सांसद शामिल हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि वक्फ जेपीसी में शामिल विपक्षी सदस्य अब चेयरमैन की शिकायत लोकसभा के स्पीकर से करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी की बैठक को अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है और जल्दबाजी की जा रही है। वहीं समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और गाली दी। बिहार में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पटना की बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया। ये मामला 2 दिन पहले मोकामा में हुए फायरिंग केस से जुड़ा है। ऐसे में अनंत सिंह अपने परिवार के सदस्यों और समर्थकों के साथ अदालत पहुंचे और सरेंडर किया। वहीं दूसरे पक्ष के गैंग सोनू मोनू के पिता प्रमोद कुमार ने बताया कि सोनू ने भी सरेंडर किया, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी का दावा किया। पुलिस के मुताबिक सोनू और रोशन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का विशेष ट्रायल रन किया गया। सूत्रों के मुताबिक जल्द इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस ट्रायल के दौरान लोगों ने रेलवे स्टेशन पर तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग से पहले ही मतदान शुरू हो गया। दरअसल चुनाव आयोग की एक खास पहल के तहत राजधानी में 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर अपना वोट घर से डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने सीनियर सिटीजन और स्पेशली एबल्ड वोटरों के लिए ये विशेष वोटिंग अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत चुनाव आयोग से जुड़े नुमाइंदे घर घर जाकर ऐसे वोटरों से मतदान करवा रहे हैं जिन्होंने घर से वोट डालने के लिए आवेदन किया है। दिल्ली में 80 साल से ज्यादा उम्र के करीब 1,10,000 वोटर हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो सुबह 3 बजे से सेवाएं शुरू कर देगी। दरअसल ये फैसला यात्रियों को कर्तव्य पथ तक पहुंचने और गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने में मदद करेगा। हालांकि डीएमआरसी ने बताया कि 26 जनवरी के मौके पर मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। डीएमआरसी ने सभी मेट्रो स्टेशनों पर 27 जनवरी तक सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी सभाओं में केजरीवाल पर सीधे निशाना साध रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रही है। और दिल्ली में राहुल गांधी की रद्द होती रैलियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा वापस लिए जाने पर भी आप और बीजेपी में संग्राम छिड़ा है। आप कह रही है कि केजरीवाल को जान का खतरा है, तो बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। इसके अलावा आप विधायक अमानुल्लाह खान को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। दिल्ली विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर संग्राम छिड़ गया है। एक दिन पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवानों को हटाया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग की कि केजरीवाल के लिए तुरंत पंजाब पुलिस की सुरक्षा फिर से बहाल की जाए। बीजेपी कह रही है कि इन्हें डर सुरक्षा का नहीं बल्कि हार का है, इसलिए जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और इसमें दूसरी खिलाड़ी अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। 8 तारीख को कमल का फूल दिल्ली की जनता खिलाने वाली है। केजरीवाल अपनी सीट बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, उनके सारे मंत्री हार रहे हैं। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। जब उनको ये बात समझ आ गई है तो वो ये ऐसे उल्टे सीधों को ऐसी उल्टी सीधी बातें लेकर आ रहे हैं जिनसे अभी कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता उनको समझती है।
आम आदमी पार्टी ने ये आरोप भी लगाया है कि केजरीवाल पर साजिश के तहत हमले कराए जा रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में वो दूसरे राज्य की सुरक्षा ले ही नहीं सकते। हमें सीधा कहा जा रहा है, आप यहाँ पे गली में आओगे, आप पर पेट्रोल फेंका जाएगा, आप पर पत्थर आएंगे, आप पर डंडे लाठियां वाले बंदे खड़े हैं वहां पे, आप पहले जाके चेक करो। तो ये तो हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो अगले 10 दिन प्रचार चलेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिस्टोर करें। कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, एक राज्य नहीं 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी। आपने कभी देखा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम Z+ सिक्योरिटी में हो? अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? आखिरकार उनके साथ 60 लोग क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सा डर है अरविंद केजरीवाल जी को? ये साफ दिखता है सत्ता भोगने के लिए, शराब घोटाला करने के लिए ये सत्ता में आए थे, लेकिन अब जनता के जवाब देने से भाग रहे हैं। जनता भागने नहीं देगी, भिगो भिगो कर इस बार जवाब लेगी। सवाल तो बनता है कि अगर दिल्ली पुलिस से Z+ की सुरक्षा मिली हुई है तो फिर अलग से पंजाब पुलिस की सुरक्षा क्यों? सवाल ये भी है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर पंजाब की जनता के पैसे खर्च कर वहां की पुलिस को क्यों लगाया गया है? ये सवाल चुनावी मुद्दा भी बन रहे हैं। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर टारगेट कर रही है, पर यहाँ एक मसला कांग्रेस का भी है। दिल्ली में राहुल गांधी की रैलियां रद्द हुई हैं, इससे सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप और कांग्रेस के बीच डील हो गई है, इसलिए कांग्रेस दिल्ली में नरम पड़ रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है। ये राजनीतिक बीमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे मन से कहां कूदी है अभी तक, तो अंदर खाने कुछ चल रहा है। हिम्मत तो खुलकर कूदिए ना, मैं उम्मीद करूंगा खुलकर कूदिए, सिर्फ वीडियो नहीं बनाइए, प्रचार करिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रभावी प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है। इस बार दिल्ली की जनता भाजपा को प्रभावी निर्णायक बहुमत दिलाकर सरकार बनाएगी। इस बीच आप विधायक अमानतुल्लाह खान नए विवाद में फंस गए। विधायक के बेटे की दबंगई की वजह आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। आप मेरी पब्लिक लायबिलिटी हो ना, मैं आपकी पब्लिक लायबिलिटी हो ना, है ना? तो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। असल में अमानतुल्लाह खान का बेटा नियम तोड़कर बुलेट चला रहा था। उसे जब पुलिस ने रोका तो उल्टा धौंस जमाने लगा। सारी बातचीत फोन में रिकॉर्ड हो गई। आप मुझे मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हमने ये यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये मतलब मैं बदमाशी कर रहा हूँ? ये इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया। यहाँ पर पुलिस ने चालान तो कर दिया, लेकिन थाने के SHO कह रहे हैं कि बेटे के साथ साथ उसके पिता ने भी बदसलूकी की। पटाखे वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था, रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। एक MLA को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उनको अपने बेटे को ही बल्कि डांटना चाहिए, तो उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे। इस घटना से राजधानी का सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी इस बहाने आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई और कांग्रेस भी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए, एक और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के दंगे कराने वाले ताहिर हुसैन उनके काउंसलर थे। दूसरी ओर जिन विधायक का आपने नाम लिया अमानतुल्लाह का, उनके कारनामे तो सबके सामने है ही, उनके बच्चों के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जो पुलिस को धमकाते हैं तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती होगी। ये है आपदा का काम। अरविंद केजरीवाल के लोग जहां एक और अपने परिवार की महिलाओं के पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, उनको पीटते हैं, अपनी सांसदों को मारते हैं, वहीं पर इनके बच्चे पुलिस वालों को धमकाने तक का काम भी करते हैं। उन सबके लिए बराबर है, वो मेरा बेटा हो, उनका बेटा हो, केजरीवाल का बेटा हो, कोई भी अगर कानून नियम का उल्लंघन करे, तोड़े, मुझे लगता है कि ऊपर उठकर दबाव से, राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाइयां होनी चाहिए। गुरुवार को ओवैसी ने भी चुनाव प्रचार में अपने उम्मीदवारों को जमानत न मिलने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि देश के करीब 250 सांसदों के खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं। जब केजरीवाल, सिसोदिया, अमानतुल्लाह को जमानत मिल सकती है तो उनके उम्मीदवार शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को क्यों नहीं? कुल मिलाकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी सियासत और तीखी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 330 अंक लुढ़क कर 76,190 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 113 अंक फिसला, ये गिरकर 23,092 पर आ गया। बैंक, ऑटो, मेटल और हेल्थ केयर समेत कई सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 83,100 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल रही। चांदी 500 रुपए महंगी हुई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 94,000 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 22 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 22 पैसे हो गई। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर आई। लगातार कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब अमूल ने दूध के दाम कम कर दिए हैं। कंपनी ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और टी स्पेशल दूध की कीमतें 1 रुपए घटा दी है। हालांकि ये कटौती सिर्फ 1 लीटर के पैक पर है, आधा लीटर के पैक पर नहीं है। नए बदलाव के बाद अब 1 लीटर अमूल गोल्ड 66 की जगह 65 रुपए में, अमूल ताजा दूध 54 रुपए प्रति लीटर से घटकर 53 रुपए और अमूल टी स्पेशल दूध के 1 लीटर पाउच की कीमत 62 रुपए से घटकर 61 रुपए हो जाएगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपने पॉपुलर स्कूटर होंडा एक्टिवा 110 को नए अपडेट के साथ दोबारा लॉन्च किया है। कंपनी ने इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं। नए होंडा एक्टिवा 110 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नया 4.2 इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इसमें राइडर्स को कॉल, टेक्स्ट अलर्ट और नेविगेशन जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट और 6 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 81,000 रुपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी ओला और उबर की, जिन पर ग्राहकों से उनके फोन के आधार पर अलग अलग किराया लेने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला और उबर दोनों को नोटिस जारी किया है। ओला उबर को ये नोटिस मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर अलग अलग किराया लेने के मामले में भेजा गया है। दरअसल ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ओला उबर आईफोन और एंड्रॉयड फोन यूजर से अलग अलग किराया वसूलती है। इसी मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला उबर को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। पिछले महीने भी प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से इसकी जांच करने को कहा था। शिकायतकर्ताओं ने बताया था कि कुछ फोन मॉडल पर ज्यादा किराया है, जबकि अन्य पर कम किराया दिखाया जाता है। इन शिकायतों के मिलने के बाद ओला और उबर को अब अपने किराए तय करने की प्रक्रिया और अलग अलग किराया वसूलने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। पिछले साल दिसंबर में यह मामला तब चर्चा में आया था जब एक एक्स यूजर ने 2 अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। इन दोनों फोन के स्क्रीनशॉट में उबर ऐप पर एक खास जगह के लिए कथित तौर पर अलग अलग किराया दिखाए गए थे। जैसे ही वो पोस्ट वायरल हुआ, उबर ने आरोपों का जवाब देते हुए इस बात से इनकार कर दिया था। तब कंपनी ने पिकअप पॉइंट, एस्टिमेट अराइवल टाइम और ड्रॉप ऑफ पॉइंट जैसी चीजों को किराए में अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अब एक बार फिर से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस मामले में कंपनियों के जवाब का इंतजार है। सीधे तौर पर जनता से जुड़े इसी मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आपका क्या मानना है, ये जो चीज हो रही है, दोनों फोन्स में फर्क आ रहा है, दोनों सॉफ्टवेयर में फर्क है, तो ये सही है या नहीं है? ये सैद्धांतिक तौर पे तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप केवल इस बुनियाद पर आप लोगों से अलग अलग दाम आप वसूल रहे हैं क्योंकि किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है। ये तो सैद्धांतिक तौर पे प्रिंसिपली आइडियली गलत है और ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास अगर कोई फ़ोन है तो आप उससे आइडियली आप उसको 2 रेट्स में आप उससे प्राइसिंग ले रहे हैं। तो आई थिंक जो भारत के कानून के अनुसार भी मुझे लगता है कि ये गलत है। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे मान लीजिए कि किसी ने वेस्टर्न ड्रेस पहना है और एक ऑटो वाले ने उसे देखा, जैसे आप और मुझे देखा, मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है, तो उस बेसिस पर वो प्राइस इंक्रीज करके बोल रहा है। अल्टीमेटली दोनों ही सिस्टम्स स्मार्ट हैं,
दोनों ही फ़ोन काम करते हैं, तो एक छोटे मोटे डिफरेंस पर 20-25% का प्राइस बढ़ाना बहुत ही गलत बात है। एक नॉर्मल प्राइस सेम प्राइस होना चाहिए। एंड जो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वैसे ही डोंट प्राइस बिकॉज ऑफ अ सिस्टम डिफरेंस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैम, आपके पास कौन सा फ़ोन है? आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती हैं या फिर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करती हैं? तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने आपके फ़ोन से कुछ बुक करने की कोशिश की है या फिर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और आपके साथ में कोई एंड्रॉयड वाला है और आपने ये चीज़ फेस की हो? बिल्कुल हुआ है, मेरे साथ एक्चुअली रिसेंटली हुआ था। सो मैं कैब बुक कर रही थी और मेरे में इतना डिफरेंस दिखा है कि मैं एक मिनी कैब बुक कर रही हूँ, वो दिखा रही है 500 की, एंड मेरी फ्रेंड के में दिखा रही है ओनली 200 रुपीज़। एंड मेरा इसमें पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स लाइक कास्टिज्म एंड रेसिज्म फॉर मी, बिकॉज पीपल, क्यों लोग खरीदते हैं आईफोन? इवन जो पुअर पीपल हैं वो भी खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि आजकल मैंने खुद ने देखा है इंस्टाग्राम कहीं पर भी कंटेंट नहीं चलता है ऑन एंड्रॉइड फोन्स में, ओनली ऑन आईफोन्स। सो इट्स लाइक कास्टिज्म ओनली फॉर मी, दैट्स व्हाट आई थिंक। एक्चुअली पहले अगर मैं कानून के हिसाब से बात करूं तो आर्टिकल 14 ये कहता है कि आपको समानता का अधिकार है, और उसी बेसिस पे अपन देखें तो एक के पास आईफोन है, दूसरे के पास एंड्रॉइड है, और अपन प्राइस का चेंज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और जब मामला कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा तो उसका फैसला जरूर उनके पक्ष में आएगा। दूसरी चीज़ देखें तो इसमें यह भी हो सकता है कि ई कॉमर्स कंपनीज ने आईफोन के खिलाफ कोई जंग छेड़ दी हो, उस वजह से वो उसका ब्रांड वैल्यू कम करना चाहती हो और वो एंड्रॉइड पे ज़्यादा शिफ्ट करना चाहती हो, तो ये भी रीज़न हो सकता है। देखिए, जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ही सार्थक है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये जो फैसले हैं या फिर ये जो भी निर्णय हैं ये कई अधिकारों का उल्लंघन है। आप संवैधानिक तौर पर देखें तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि संविधान हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार देता है। उसके अलावा अगर मैं किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ या किसी सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ या मेरे पास कोई भी गैजेट है या कोई भी चीज़ है, मेरे अलावा किसी और को क्यों पता होनी चाहिए कि वो मेरे पास iOS है या फिर मेरे पास एंड्रॉयड है? तो ये सब एक AI एल्गोरिदम है जिससे लोगों को पता चल रहा है। हालांकि डेटाबेस रखने के लिए वो जो कोड होते हैं वो सब ज़रूरी होते हैं, लेकिन इतना आप उसमें बाइफर्केशन कर रहे हो कि सबको पता चल रहा है कि इसके पास iOS है, इसके पास वो है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज यहां हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव में, जहां महिलाएं कालीन बुनकर गांव की सूरत बदल रही हैं। इस काम के जरिए जहां एक और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं परिवार की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका भी निभा रही हैं। कुछ करने की चाह हो तो राह भी मिलती है और मंजिल भी। राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव मां सिंह का बास की ये तस्वीर भी कुछ यही कहानी कहती है। यहाँ की महिलाएं कालीन बुनने के काम में लगकर न सिर्फ आत्मविश्वास से भर रही हैं, बल्कि परिवार के लिए आर्थिक संबल भी हैं। कारपेट बुनाई करती ये महिलाएं जो कभी स्कूल नहीं गईं, जिन्होंने घर के चूल्हे चौके में ही अपनी दुनिया समेट ली थी, वो आज अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा रही हैं। पति के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कालीन बुनने के इस काम में लगी इन महिलाओं में कोई यहाँ 25 साल से है तो कोई 15 साल से, और अब तो नई पीढ़ी भी यहाँ से ही अपनी आत्मनिर्भरता की शुरुआत कर रही है। पहले हमारे पढ़ा नहीं पा रहे थे बच्चे को, तो अब क्या हो गया कि हमारे कोई एक भी बच्चे अनपढ़ नहीं है और कॉलेज पूरी कर रहे हैं, कोई BST कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, कोई किसी ने तो मतलब बहुत, हमारे गांव में 80 लोग हैं जो नौकरी गवर्नमेंट सर्वेंट है हमारे मोहल्ले में, तो गलीचे की वजह से ही वो नौकरी लगे हैं। मतलब कारपेट करते हैं और कारपेट की वजह से हम हमारे बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, मतलब पूरी सुविधा दे पा रहे हैं और महिला भी आत्मनिर्भर होती है। अच्छी बात यह है कि ये कला इनके लिए नई नहीं है, बस बदलते वक्त के साथ इसे रफ्तार देने के लिए नई तकनीक को सीखना जरूरी था, और उसके लिए थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी चाहिए थी जो इनके पास नहीं थी। लेकिन हस्तकरघा उद्योग में जाना माना नाम जयपुर रग्स ने इसे आसान बना दिया। उन्होंने यहाँ करीब 30 लूम्स लगाए और महिलाओं को बेसिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी और डिजिटल दुनिया से भी वाकिफ कराया, जिससे अब वो इंटरनेट के इस्तेमाल से लेकर डेटा ट्रांसफर और ऑनलाइन लेन देन जैसे काम भी बड़े आत्मविश्वास से निपटाती हैं। भाई साहब जी ने 6 महीने के लिए हमारे गांव में एक स्कूल खोले थे, तो उसमें 1 घंटे का समय रहता था 6 महीने के लिए, उसी में मैंने पढ़ाई की है। 1 घंटे जाती थी रोज। तो उसका क्या फायदा मिला आपको? मुझे ये फायदा मिला कि 1 घंटे की मतलब मेरे 1 घंटे के समय निकालने से मुझे बहुत फायदा हुआ है।
जैसे कि मैं अखबार पढ़ लेती हूँ और काम 9 साल तक मेरे गांव में मैं काम कर रही हूँ बुनकर सकी का, तो उसी की वजह से मैं पढ़ी लिखी तो मैं वो काम पूरा आसानी से मैंने कर लिया। लूम चेक कार्ड भरना, जैसे मोबाइल में फेरे कितने रेट निकालना, कितने फेरे स्क्वायर फुट माल होता है, जिस फेरे की रेट निकालना बहुत काम होता है ना, तो वो काम मैं पूरा डालती हूँ। ये मानती है कि महिलाओं को ऐसे कामों के लिए वक्त निकालना चाहिए जो उसे आत्मनिर्भर बनाते हों, आत्मविश्वास से भरते हों, तभी वो परिवार की तरक्की में और बेहतर ढंग से योगदान दे सकेंगी। यहाँ की महिलाओं में सीखने के साथ साथ सिखाने की भी चाह है और महिलाओं को आगे बढ़ाना ये चाहती हैं, और ये चाहती हैं कि हर महिला इंडिपेंडेंट भी बने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, पर इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं है, 2 से 2.5 महीने लगते हैं, आराम से इसे सीखा जा सकता है। तो ये बाकी महिलाओं के लिए भी मैसेज है कि आप घर का काम आराम से कर सकते हैं, पर साथ ही में अगर खुद के लिए कुछ करे तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर। इसी के साथ न्यूज पत्नी मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।